नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे भारत के अंतरिक्ष की तैयारी की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास को लेकर के, सैन्य शक्ति को लेकर भारत सशक्त होता दिख रहा है। इसरो की नई उपलब्धियां, चंद्रयान 5 से लेकर रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी तक, भारत अब वैश्विक स्पेस वॉर की रेस में प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। अंतरिक्ष वास्तव में आने वाले समय में काफ़ी चर्चा का विषय रहेगा और एक तरह से स्पेस वॉर का नया फ्रंटियर हो सकता है। इस बीच सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि भारत एक सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसे 2 से 3 महीने में सामने लाए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा, हम राष्ट्रीय सैन्य अंतरिक्ष नीति पर भी काम कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अंतरिक्ष संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानवता एक ऐसे युग के मुहाने पर है जहां अंतरिक्ष युद्ध के एक नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसलिए अंतरिक्ष की संस्कृति को विकसित किया जाए। इसमें सिद्धांत, शोध और समर्पित युद्ध विद्यालय शामिल किए जाएं। दिल्ली में भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी के तीसरे संस्करण के उद्घाटन के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि भविष्य में सेनाओं के पास अपने स्वयं के अंतरिक्ष युद्ध विद्यालय भी होंगे। अतीत में समुद्री संस्कृति ने पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेजी या डच को दुनिया पर हावी किया। इसके बाद एरोस्पेस संस्कृति ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को हवाई क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने में मदद की। दोनों ही क्षेत्रों का युद्ध पर स्थायी प्रभाव है। सैन्य शक्ति वास्तव में इस विशेष संस्कृति के विकास और उस दिशा में क्षमताओं के निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे युग के मुहाने पर हैं जहां अंतरिक्ष युद्ध के एक नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यह युद्ध पर हावी होने जा रहा है। युद्ध के 3 प्राथमिक तत्व यानी भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष पर निर्भर होंगे। अंतरिक्ष भविष्य में युद्ध की बुनियादी संरचना बनने जा रहा है। तो क्या अंतरिक्ष युद्ध, जिसकी बात लगातार की जा रही है, उसके लिए भारत तैयार है? हालांकि सीडीएस ने तो अंतरिक्ष संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया है। अंतरिक्ष युद्ध के एक नए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है, यह भी उन्होंने कहा है। तो क्या भारत भी एक सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत पर काम कर रहा है, जैसा कि उन्होंने कहा? और यदि हाँ, तो क्या जिसका अंतरिक्ष पर राज होगा वही दुनिया पर राज करेगा? यह अपने आप में बेहद अहम सवाल है और लोगों के मन में यह शंका भी ज़रूर हो रही है कि क्या आने वाला समय अंतरिक्ष युद्ध का युग होगा? क्या अंतरिक्ष ही अब युद्ध का मैदान बनेगा? और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं, आप सामरिक मामलों के जानकार हैं। वहीं हमारे साथ जेएस सोढ़ी साहब भी जुड़े हुए हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमान का। सर, शुरुआत सोढ़ी साहब आप ही से करेंगे। देखिए, बात रक्षा की हो रही है और बात अंतरिक्ष की भी हो रही है। एक कॉमन मैन इस बात को क्या समझ पा रहा है उस स्तर तक? क्या वह कल्पना कर रहा है कि क्या स्पेस में भी युद्ध होगा और स्पेस क्या नया युद्ध का मैदान बनेगा? ये जो तमाम बारीकियां हैं, इसको कितनी संजीदगी से लेना और आम आदमी के लिए सिंप्लीफाई करके इसे समझाना, उस ओर सबसे पहला ओपनिंग कमेंट सोढ़ी साहब आप ही से। जय हिंद कुणाल जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 1991 की गल्फ वॉर की सफलता के बाद अमेरिका ने 2001 में एक नई सैनिक डॉक्ट्रिन का ऐलान किया, जिसका नाम था फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका ने कहा, आने वाले जंग सिर्फ जमीन, समुद्र या आसमान में नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि उसमें 3 नई डोमेन होंगी, जो कि साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस या अंतरिक्ष होंगी। और इन 6 डोमेन में सिर्फ एक ही देश है आज तक जिसने अपनी मान्यता को
सार्वजनिक किया है कि वो दुनिया में किसी भी देश के साथ लड़ सकता है सारी 6 डोमेन में। हाँ। वो है चीन। ओके। चीन ने 2014 में कहा कि वो सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है, और ऐसा दावा आज तक हम 2025 में किसी और देश ने नहीं किया, अमेरिका तक ने नहीं किया है। तो मैं अब 2 मिनट चाहूंगा आपके दर्शकों को समझाना कि हम सारे जमीन, समुंदर और ये आसमान के बारे में तो जानते हैं जिसमें लड़ाइयां होती हैं, लेकिन ये जो 3 नई डोमेन है ये क्या है? पहला है साइबर। साइबर का मतलब इंटरनेट पे वार होगा जो भी देश हमला करेगा। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जो भी हम, जैसे हम सार्वजनिक सिविलियन हम मोबाइल पे बात करते हैं, वैसे ही सेनाओं के अपने स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड होते हैं जिसमें सारी सैनिक कम्युनिकेशन होती है। तो जिस बैंड में सैनिक कम्युनिकेशन होगी उसको जैम कर दिया जाएगा। और तीसरा है स्पेस या अंतरिक्ष। स्पेस या अंतरिक्ष का मतलब है कि जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उनको तबाह करना, उनका सैनिक नजरिए से उपयोग करना और उनसे वेपन्स को चलाना, ये स्पेस या अंतरिक्ष वॉरफेयर का हिस्सा है। और इसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें, अमेरिका के पास 313 सैनिक सैटेलाइट्स हैं, चीन के पास 246 सैनिक सैटेलाइट्स हैं, भारत के पास सिर्फ 26 सैनिक सैटेलाइट्स हैं। पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 2 फ्रंट वॉर अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रियलिटी है, यानी कि 2 फ्रंट वॉर एक हकीकत में बदल चुकी है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी सारी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में है, उसे एक बात स्पष्ट है कि 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। इसलिए हमें बहुत तीव्र गति से हमें स्पेस वॉरफेयर पे तवज्जो देना चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के तहत हमें अपनी स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। नहीं, ठीक है, आपने बहुत इम्पोर्टेंट और अलार्मिंग बातें भी कही हैं जो एक आम आदमी संभवतः यह समझ रहा होगा कि क्या वाकई में ऐसी सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भारत तो खैर इस पे सोच ही रहा है। श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव साहब, जिस ओर सोढ़ी साहब इशारा कर रहे हैं, 2 फ्रंट वार टाइमलाइन 2035, इन्वॉल्वमेंट चाइना पाकिस्तान और उसका असर इंडिया के ऊपर, इस विषय पर भी आप ज़रूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। और सर, अंतरिक्ष युद्ध विद्यालय, ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी है जो आम लोगों को लगता है कि क्या इस सिलसिले में, इस दायरे में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अब स्पेस नया युद्ध क्षेत्र होगा, और ऐसे में भारत की सक्रियता क्या वाकई इस पर मुहर लगाती है कि ये तो हमें करना ही होगा वरना बाकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी? श्रीवास्तव साहब। जी, देखिए, ये एक आज के दौर की रियलिटी है। हाँ। कि जो स्पेस का जो एक विशाल और अनंत क्षेत्र है, वो भी एक जोन ऑफ कंटेस्टेशन बन चुका है। और जिस तरीके से अनेक महाशक्तियां स्पेस का मिलिटराइजेशन करती जा रही हैं, और चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, रशिया ने तो इसमें सबसे पहले शुरुआत कर दी थी, और अब चाइना भी जिस तरीके से अनेक सैटेलाइट के माध्यम से, एंटी सैटेलाइट वेपन्स के माध्यम से वो पूरे स्पेस को अधिक से अधिक मिलिटराइज करता जा रहा है। स्पेस बेस्ड वेपन्स बनाए जा रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड वेपन्स डेवलप किए जा रहे हैं। उस सारी स्थितियों को भारत इग्नोर नहीं कर सकता। और भारत भी तेज गति से स्पेस के क्षेत्र में जो आने वाली चुनौतियां हैं उससे डील करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और इसी प्रक्रिया में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान ने जो बातें रखी हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत को भी एक स्पेस कल्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है। स्पेस का जो इस्तेमाल है कुणाल जी, वो हम जानते हैं कि पहले से ही एक बहुत ही इंटेग्रल तरीके से किया जा रहा है। आज हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, हमारी जो पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो उसमें जो सैटेलाइट्स हैं, जो स्पेस है, उसका इस्तेमाल पहले से ही बहुत ही इंटेग्रल तरीके से किया जा रहा है और ये लगातार जारी रहेगा। स्पेस का जो क्षेत्र है वो अधिक से अधिक जो मानव सभ्यता उसको एक्सप्लॉइट करने की, उसकी यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मानवीय प्रकृति में जो युद्ध का जो एलिमेंट है, जो कंटेस्टेशन का एलिमेंट है, जो प्रतिद्वंदिता का एलिमेंट है, वो चाहे वो स्पेस हो,
चाहे वो किसी प्लेनेट पे भी यदि हम पहुंच जाएं, मार्स को लेकर के भी और मून के स्पेस को लेकर के भी ये प्रतिद्वंदिता चल रही है। अनेक राष्ट्र वहां की टेरिटरी को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उसके लिए भी तरह तरह से रणनीतियां बना रहे हैं। तो ये जो मानवीय जो स्वभाव है, जो मानवीय जो एक कंटेस्टेशन की जो एक प्रवृत्ति रहती है, वो स्पेस में भी दिख रही है। और जो यदि कोई युद्ध छिड़ता है महाशक्तियों के बीच में, तो स्पेस के अंदर भी उसके जो रिपरकशंस हैं, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो निसंदेह दिखेंगे। और इसी वजह से अनेक राष्ट्रों ने एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार करके रखे हुए हैं। भारत ने भी एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज यदि स्पेस की बात है तो ये कोई नया डोमेन है। ये डोमेन बहुत ही लंबे समय से इसके ऊपर कार्य चल रहा है। और स्पेस का लेकिन ये एक सच्चाई है कि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में साइन की गई थी और अनेक ऐसे इंटरनेशनल रिजीम्स को बनाने की कोशिशें की जाती रही हैं जिससे कि स्पेस का मिलिटराइजेशन ना हो, स्पेस का इस्तेमाल अच्छे सकारात्मक कार्यों के लिए हो। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है, स्पेस का भी मिलिटराइजेशन हो रहा है। जैसे कि जल, थल, वायु का जो क्षेत्र है उसका मिलिटराइजेशन हो चुका है, वैसे ही स्पेस का भी मिलिटराइजेशन होता जा रहा है। और ये चिंता की बात भी है। और जाहिर है कि इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानव सभ्यता और मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सभी राष्ट्रों को इस दिशा में बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि स्पेस बेस्ड वेपन यदि इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो पूरी मानवता के अस्तित्व पर संकट पैदा कर सकते हैं। और जाहिर है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स धरती पर मौजूद हैं और यदि स्पेस बेस्ड वेपन्स भी बन जाते हैं और वहां से किसी नाभिकीय अस्त्र का इस्तेमाल होता है तो जाहिर है कि ये पूरे मानवता के अस्तित्व को संकट में डाल सकता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं आपके सवाल के जवाब में अंत में यही कहूंगा कि जो जनरल चौहान की जो बातें हैं, सीरियस जो बातें रखी हैं स्पेस कल्चर को डेवलप करने की, मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन को डेवलप करने की और भारत को भविष्य में स्पेस के क्षेत्र में आने वाली सामरिक चुनौतियों से डील करने की, उसको भारत को गंभीरता के साथ लेना होगा और एक जन संवाद भी स्थापित करना होगा। आम जनता को भी इस बात को समझना होगा कि स्पेस का जो फील्ड है वो भी कितना ज्यादा कंटेस्टेशन वाला फील्ड बनता जा रहा है। बिल्कुल, और आप दोनों ने जिस ओर इशारा किया है उसमें तो जनता जो सोच समझ रही है, लेकिन भारत सरकार उसके लिए कितना ज्यादा प्रगतिशील है और प्रतिबद्ध है, इसके ऊपर भी बहुत सारा दारोमदार निर्भर है। सोढ़ी साहब, अब देखिए, अब अगर यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब इसको तो करना ही होगा, बहुत पहले से भी किया जा रहा है लेकिन अब और तीव्र गति से करना होगा, तो ये अभी आप समझा दीजिए कि भारत डिफेंस के दृष्टिकोण से कितना सक्षम है इन सारी चीज़ों को करने के लिए और compete करने के लिए उन सुपर पावर्स से जो ऑलरेडी इसमें काफ़ी हद तक एडवांस स्टेट में है, और हमें और क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी। कुणाल जी, जनरल MM नरावने जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और जो 3 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने 2 साल पहले 7 अगस्त 2023 को द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत पे यदि 2 फ्रंट वॉर होती है तो भारत के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होंगी। अगर हम सारी चीजें देखें जो पब्लिक डोमेन में हैं, चीन भारत से 30 साल या 3 दशक आगे है सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तानी सेना का पलड़ा भी चीन के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी एक प्रोफेशनल सेना है, तो पलड़ा चीन पाकिस्तान का बहुत भारी हो जाता है बनस्पत भारत के सैनिक तैयारी में। अब हमारे पास 1 दशक बचा है 2035 तक जब 2 फ्रंट वॉर होगी। हमें इस 1 दशक में इस 30 साल के गैप को पूरा करना होगा और इस गैप को पूरा करने के लिए सबसे पहली चीज हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा। 2019 से लेके आज तक साल प्रति साल हमारा रक्षा बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी घटता गया है। 2019 में हमारा 2.5% रक्षा बजट था जीडीपी का और इस साल 1.9% हो गया है, जबकि पिछले 10 साल से लगातार चीन का रक्षा बजट बढ़ता चला गया है। इसलिए बहुत जरूरी है पहले हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना, क्योंकि चाणक्य ने शताब्दियों पहले कहा था किसी देश की सेना की ताकत उसकी तिजोरी से निकलती है। हमें अगर आधुनिक सेना तैयार करनी है तो हमें ज्यादा रक्षा बजट करना होगा। और दूसरी चीज बहुत जरूरी है, हम जो भी पॉलिसीज और प्लान लेके आते हैं
उसे हमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट करना होगा। Absolutely. क्योंकि अगर हम टाइम फ्रेम के इम्प्लीमेंटेशन पे सटीक नहीं रहे तो 10 साल पल भर में निकल जाएंगे, एक दूसरे पे बयान प्रति बयान करते रहेंगे, एक दूसरे को इल्जाम देते रहेंगे, 40-50 साल पहले के पूर्वजों को इल्जाम देते रहेंगे और वहां पे चीन हमसे आगे निकलता रहेगा। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है ठीक। कि सारी बातें छोड़ के अब हमें टाइम प्लान के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सोढ़ी साहब। और इसीलिए श्रीवास्तव साहब इसी पॉइंट को आगे फॉरवर्ड करते हुए भारत का डिफेंस सेक्टर में बजट, जिस ओर इशारा सोढ़ी साहब ने किया है, यदि हमें उस स्तर तक पहुंचना है जिस स्तर पर हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो हमें तो सर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज फिर कैसे हम उतना सक्षम हो पाएंगे? और आपको लगता है मंशा तो हमारी है, ठीक है, लेकिन क्या उतना संसाधन धन भी है हमारे पास? देखिए, मैं हमारे जो बहुत सम्मानित कोलीग सोढ़ी साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ। उन्होंने बहुत ही इंसाइटफुली ये बताया है, उनकी बातों को बहुत गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से भारत की सामरिक चुनौतियां हैं, भारत एक नॉर्दर्न फ्रंट पर, एक वेस्टर्न फ्रंट पर और अनेक साजिशें चल रही हैं, ईस्टर्न फ्रंट पर भी घेरने की, समुद्री क्षेत्रों में भी घेरने की। तो भारत को जिस तरीके से चौतरफा घेरने की जो साजिश एडवर्सरीज के माध्यम से की जाती है और विश्व में जो महाशक्तियों के बीच में वर्तमान समय में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के रेजिम्स टूट रही हैं, विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, 2 युद्ध पहले से चल रहे हैं, कोई नया युद्ध छिड़ सकता है, भारत के ऊपर भी कोई खतरा आ सकता है, जैसे सोढ़ी साहब ने इसके आशंका व्यक्त की है। तो ऐसे में भारत को निसंदेह अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, लगातार इसे सशक्त और मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत को यदि अपने जो नॉर्दर्न फ्रंट पर और वेस्टर्न फ्रंट पर अन्य जगहों पर अगर स्थितियों को कंट्रोल में रखना है, उसे मैनेज करना है, सिक्योरिटी चैलेंजेस को इफिशिएंट तरीके से डील करना है, तो रक्षा का जो बजट है निसंदेह बढ़ना चाहिए, प्रतिवर्ष बढ़ना चाहिए। चाइना जैसा राष्ट्र, जैसा सोढ़ी साहब ने कहा, हर वर्ष अपने रक्षा बजट बढ़ाता है। Correct. और भारत को भी इसी तरीके की रक्षा तैयारी करनी होगी, क्योंकि जैसा कि हम आपके चैनल पर डिस्कस करते रहे कुणाल जी कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करना एक अनिवार्य रणनीति की आवश्यकता है। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने की प्रक्रिया में हालांकि कई चीजें आती हैं, लेकिन जो मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत ही रोबस्ट होनी चाहिए। वो हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जो क्लोज बैठे हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए रोबस्ट तरीके से करना होगा। जो बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको भी बढ़ाना होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कैरी करने होंगे, कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को भी विकसित करना होगा। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रक्षा का जो बजट का जो एलिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिना इसके आगे की बातें हो ही नहीं सकती और यही ध्यान देने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मंशा तो है, इरादा भी है, लेकिन क्या वह पर्याप्त संसाधन धन है जिसके चलते हम उस छोर तक पहुंच सकते हैं? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।